हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 से संबंधित है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 8 अर्थात गति के अध्याय के अंदर के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर के अंदर जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर दिया गया पहला प्रश्न है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। हमें प्रश्न में यह दिया गया है कि कोई एक वस्तु है जिसके द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है। हमें बताना है क्या ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है परंतु इसका विस्थापन शून्य हो जाता है। अगर इसका उत्तर हाँ होगा तो इसका हमें एक उदाहरण भी देना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर पूरा एक चक्कर लगाकर पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो वस्तु के द्वारा दूरी तय करने के बावजूद विस्थापन शून्य होगा। ऐसी स्थिति जिसमें कोई एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा लगाता है और अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है, इसमें क्या हुआ कि वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है परंतु वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु पर है और इस प्रकार इसका विस्थापन शून्य हो जाता है, क्योंकि विस्थापन वह दूरी है जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सीधी रेखा की दूरी होती है। इस प्रकार इस उदाहरण के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु कुछ दूरी तय करती है फिर भी इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? हमें दिया गया है कि एक वर्गाकार खेत की सीमा पर एक किसान 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई दी गई है 10 मीटर। हमें यह बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। एक चक्कर लगाने का समय बराबर 40 सेकंड, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है कि किसान के द्वारा 2 मिनट 20 सेकंड तक चक्कर लगाया जाता है। चूंकि हम लिख सकते हैं 2 मिनट 20 सेकंड बराबर 140 सेकंड। अब हम निकालेंगे 3 चक्कर लगाने का समय। चूंकि एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है, इसीलिए 3 चक्कर लगाने में लगा समय 3 गुना 40 सेकंड यानी 120 सेकंड। बाकी बचे 20 सेकंड में किसान वर्गाकार खेत के बिंदु ए से सी तक पहुंचता है। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि किसान के द्वारा 2 मिनट 20 सेकंड तक चक्कर लगाया जाता है यानी 140 सेकंड तक चक्कर लगाया जाता है। किसान 120 सेकंड में 3 चक्कर पूरा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। अब जो बाकी बचा 20 सेकंड है इसमें ये कितनी दूरी तय करेगी? चूंकि पूरा चक्कर लगाने में 40 सेकंड का समय लगता है, इसीलिए बाकी बचे 20 सेकंड में किसान वर्गाकार खेत के बिंदु ए से बिंदु सी तक पहुंचता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। विस्थापन बराबर √2 गुना भुजा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई होती है वह होती है √2 गुना भुजा, और इसमें AC जो है वह है विकर्ण जो कि किसान के विस्थापन को दर्शाता है। इसीलिए AC यानी विस्थापन बराबर होगा √2 गुना भुजा। अब भुजा का मान दिया गया है 10 मीटर
और √2 का मान होता है 1.414। इस प्रकार इसका मान होगा 14.14 मीटर। तो किसान के द्वारा जो विस्थापन किया गया इसका मान होगा 14.14 मीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। पहला कथन यह बता रहा है कि विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है, जो कि एक गलत कथन है, क्योंकि विस्थापन शून्य भी हो सकता है। दूसरा कथन है कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, जो कि एक असत्य कथन है, क्योंकि विस्थापन कभी भी तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकती है। विस्थापन का मान तय की गई दूरी के बराबर या फिर तय की गई दूरी से कम हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें चाल और वेग में अंतर बताना है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, चाल और वेग में निम्नलिखित अंतर है। एक टेबल लेंगे, इसमें एक तरफ लिखेंगे चाल और दूसरे तरफ लिखेंगे वेग। अगर चाल की बात की जाए तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। कोई भी वस्तु प्रति इकाई समय में जो दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का चाल कहा जाता है। अगर वेग की बात की जाए तो इकाई समय में वस्तु द्वारा की गई विस्थापन को वेग कहा जाता है। वेग में विस्थापन को देखा जाता है, जबकि चाल में तय की गई दूरी को देखा जाता है। अगला अंतर यह है कि चाल एक अदिश राशि है, यानी चाल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण तो है परंतु इसमें दिशा नहीं है। इसी प्रकार अगर वेग की बात की जाए तो वेग एक सदिश राशि है, यानी वेग में परिमाण और दिशा दोनों है। अगला अंतर है कि चाल शून्य या धनात्मक हो सकती है और वेग शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। कहने का मतलब यह हुआ कि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती और वेग ऋणात्मक भी हो सकती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन एक समान हो तो औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। ऐसा तभी संभव है जब वस्तु सीधी रेखा में और एक ही निश्चित दिशा में गति करे। अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में और एक निश्चित दिशा में गति करे तो ऐसी स्थिति में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और उसका विस्थापन दोनों का मान बराबर होगा और इस स्थिति में वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? उत्तर होगा, गाड़ी का ओडोमीटर तय की गई दूरी को मापता है, जबकि स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड यानी चाल को मापता है। अगला प्रश्न है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? सबसे पहले तो हमें समझना होगा एक समान गति का क्या अर्थ होता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में एक नियत चाल से गतिशील हो तो इस प्रकार के गति को हम एक समान गति कहेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि एक समान गति में वस्तु का चाल और गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, यानी वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग सीधा होता है।
अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? प्रश्न में दिया गया है सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। हम लिखेंगे, सबसे पहले ज्ञात है कि समय बराबर 5 मीटर। जो अंतरिक्ष यान से सिग्नल आती है पृथ्वी तक, तो इसको पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। और इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60 यानी यह 300 सेकंड हो जाएगा। तय की गई दूरी के लिए सूत्र होता है चाल गुना समय। सिग्नल की चाल दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके साथ हम गुना करेंगे समय, और समय का मान है 300 सेकंड। इस प्रकार इसका मान होगा 9 × 10⁻10 मीटर। चूंकि ये मीटर में निकला, इससे अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इससे हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, और इसका मान होगा 9 × 10⁻10 मीटर डिवाइडेड बाय 1000, और ये किलोमीटर में आ जाएगा। और इस प्रकार इसका मान होगा 9 × 10⁻7 किलोमीटर। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी होगी 9 × 10⁻7 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है? हमें बताना है कि कोई भी वस्तु को हम कब कहेंगे कि यह वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। इसका उत्तर होगा जब वस्तु एक सरल रेखा में गतिशील हो तथा समान समयांतरालों में इसका वेग समान रूप से परिवर्तित हो। कहने का मतलब हुआ कि वेग में परिवर्तन की दर अगर एक समान हो विभिन्न समयांतरालों में, तो हम कहेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील में है। अगला प्रश्न है कि हम कब कहेंगे कि कोई वस्तु असमान त्वरण से गति में है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि समान समयांतरालों में वस्तु का वेग असमान रूप से परिवर्तित हो तो हम कहेंगे कि वह असमान त्वरण से गति में है। अगर विभिन्न समयांतरालों में वस्तु का वेग असमान रूप से परिवर्तित हो तो इस स्थिति को हम कहेंगे कि वस्तु का त्वरण असमान है। अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बस की जो प्रारंभिक वेग यानी u है वह दिया गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले इससे हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। बराबर हम लिखेंगे 80 × 1000 डिवाइडेड बाय 60 × 60, और ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उससे 1000 से गुना करना होगा, और जब हम आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार इसका वैल्यू निकलेगा 200 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। बस की जो प्रारंभिक गति है वह 200/9 मीटर प्रति सेकंड आएगा। इसी प्रकार प्रश्न में बस का अंतिम वेग यानी v दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे भी हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। बराबर हम लिखेंगे 60 × 1000 डिवाइडेड बाय 60 × 60, और ये मीटर प्रति सेकंड में होगा, और इसका मान होगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हम बस का त्वरण आसानी से निकाल सकते हैं। त्वरण यानी a के लिए सूत्र होता है v - u/t। v यानी अंतिम वेग,
u यानी प्रारंभिक वेग और t अर्थात समय। v का मान हमने निकाला कितना 50/3 और u का मान हमने निकाला 200/9 और इसको हमें बटा कर देना है टाइम के साथ यानी समय के साथ, जो कि प्रश्न में दिया गया है 5 सेकंड। अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 9 का एलसीएम हम 9 लिखेंगे। इसके बाद फिर ऊपर में हम लिखेंगे कितना 150 माइनस 200 और फिर इसको बटा कर देंगे टाइम के साथ यानी 5 के साथ। बराबर हो जाएगा कितना, बराबर होगा -50/9 और इसको फिर हम बटा करेंगे 5 के साथ। अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। -50/9 जैसा है उसको हम वैसे ही लिखेंगे। बटा के जगह पर अब हम गुना का चिन्ह लगाएंगे और 5 के स्थान पर अब हम 1/5 लिखेंगे जैसा कि आप जानते हैं। अब इसका मान कितना होगा -10/9 यानी a का जो मान होगा, त्वरण का जो मान होगा वह -10/9 होगा और इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं कि बस का जो त्वरण होगा वह -10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो नेगेटिव साइन आया इसका मतलब यह हुआ कि बस का जो वेग है वह समय के साथ घट रही है। कहने का मतलब ये मंदन है। तो इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं कि बस का त्वरण बराबर 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है अर्थात रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल 0 होगी और इसकी अंतिम चाल यानी 10 मिनट के बाद इसकी जो चाल होगी वह होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी अंतिम वेग v का मान दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। बराबर हम लिखेंगे 40 और इसको हम गुना करेंगे 1000/60 गुना 60 से और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और जब हम घंटा को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इससे 60 गुना 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार इसका मान होगा 100/9 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की अंतिम वेग होगी 100/9 मीटर प्रति सेकंड और रेलगाड़ी की प्रारंभिक वेग थी 0। अब रेलगाड़ी की त्वरण निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे a = v - u/t। v का मान है कितना 100/9 और u का मान है 0। फिर इसको हम बटा करेंगे t यानी टाइम के साथ। टाइम दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इससे हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा यानी ये हो जाएगा 10 गुना 60। अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ऊपर में लिखेंगे 100/9 और इसको बटा करेंगे 600 के साथ। बराबर हो जाएगा 100/9 जैसा हम उसको वैसे लिखेंगे। फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे और 1/600 लिखेंगे। इस प्रकार इसका मान निकलेगा 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो मान होगा वह होगा 0.018 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जबकि असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ वक्र रेखा होती है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। इसका उत्तर होगा
जब दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो तो यह दर्शाती है कि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि वस्तु स्थिर है। अब अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार है। इसमें पूछा गया है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। पिछले प्रश्न में हमने दूरी समय ग्राफ के बारे में जाना और इस प्रश्न में चाल समय ग्राफ दिया गया है। अगर चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो तो वस्तु की गति के विषय में आप क्या कहेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो तो यह दर्शाती है कि वस्तु की चाल समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अर्थात वस्तु एक समान चाल से गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? इसका उत्तर होगा, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। अगर हम वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल को नापें तो इससे हमें विस्थापन के परिमाण का पता चलता है, क्योंकि वेग और समय के गुणनफल विस्थापन के बराबर होती है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी। अब इस प्रश्न में हमें देखना है कि क्या क्या दिया गया है। इस प्रश्न में दिया गया है प्रारंभिक वेग, बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, अर्थात बस की जो प्रारंभिक वेग u है वह 0 दिया गया है। साथ ही साथ इसमें दिया गया है त्वरण का मान। त्वरण का मान है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसमें टाइम यानी t का मान दिया गया है 2 मिनट। 2 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 2 गुना 60 यानी 120 सेकंड होगा। अब इसमें हमें निकालना है प्राप्त की गई चाल यानी अंतिम वेग v का मान क्या होगा, यह हमें निकालना है, और तय की गई दूरी यानी s का मान क्या होगा, यह हमें निकालना है। हम सूत्र लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। u का मान दिया गया है 0, a का मान है 0.1 और t का मान है 120 सेकंड। सभी का मान अपने अपने स्थान पर हम रख देंगे और इस प्रकार इसका मान होगा 12 मीटर प्रति सेकंड, यानी बस का जो अंतिम वेग होगा वह 12 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। x के लिए सूत्र लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सभी का मान अपने अपने स्थान पर हम रख देंगे। u का मान है 0, t का मान है 120, a का मान है 0.1 और t का मान है 120। अब हम क्या करेंगे, 0 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 0 होगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1/2 जैसा है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, 0.1 जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे और 120 का स्क्वायर हो जाएगा 14,400 और इस प्रकार इसका अंतिम मान होगा 720 मीटर। बस के द्वारा तय की गई दूरी होगी 720 मीटर। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? इस प्रश्न में सबसे पहले हमें देखना है कि क्या क्या दिया गया है।
इस प्रश्न में रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल यानी u दिया गया है और इसका मान है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब इसमें ब्रेक लगाया जाता है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो हमें यह बताना है कि रेलगाड़ी रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न में u का मान दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। बराबर हम लिखेंगे 90 और इसको हम गुना करेंगे 1000 बटा 60 गुना 60 से, और इस प्रकार इसका मान आएगा मीटर प्रति सेकंड में, और इसका मान होगा 25 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल होगी 25 मीटर पर सेकंड, और इसमें दिया गया है a का मान यानी त्वरण का मान, और इसका मान है -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें इसमें निकालना है क्या, इसमें और एक चीज दी गई है कि अंतिम वेग जो होगा रेलगाड़ी का v वह होगा 0, और इसमें हमें निकालना है s यानी तय की गई दूरी कितनी होगी। अब हम सूत्र का उपयोग करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान है 0 यानी 0 का स्क्वायर, बराबर देंगे u का मान हमने निकाला 25 मीटर प्रति सेकंड, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2, और a का मान है -0.5, और s हमें कैलकुलेट करना है, s को s रखेंगे। अब हम 0 का स्क्वायर यानी 0 बराबर 25 का स्क्वायर यानी 625, उसके बाद प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, और जब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 1 होगा, यानी -s हम लिखेंगे। इस प्रकार s का मान जो होगा वह 625 मीटर होगा। इस प्रश्न में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी होगी 625 मीटर। अगला प्रश्न है, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। इस प्रश्न में a का मान दिया गया है यानी त्वरण, और इसका मान दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथ ही साथ इसमें u यानी प्रारंभिक वेग दी गई है 0, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, यानी जो ट्रॉली है वह 0 वेग से ही अपना गति शुरू कर रही है। साथ ही साथ इसमें t का मान दिया गया है 3 सेकंड। हमें निकालना है कि 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, यानी ट्रॉली का अंतिम वेग v हमें निकालना है। इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। u का मान दिया गया है 0, a का मान 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t का मान 3 सेकंड दिया गया है। इस प्रकार v का मान होगा 6 मीटर प्रति सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है त्वरण यानी a का मान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथ ही साथ इसमें प्रारंभिक वेग दी गई है 0, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, यानी रेसिंग कार जो है वह 0 वेग से ही अपना गति प्रारंभ कर रही है। और इसमें t का मान दिया गया है 10 सेकंड। हमें निकालना है कितनी दूरी तय करेगी, यानी s का मान क्या होगा। इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मान 0 दिया गया है, t का मान 10 है, a का मान 4 और t का मान 10। सभी का मान अपने अपने स्थान पर हम रखेंगे। अब हम बराबर लिखेंगे, 0 को जब 10 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस देने के बाद हम 200 लिखेंगे, बराबर इसका मान होगा 200 मीटर।
रेसिंग कार जो है वह 10 सेकंड के पश्चात 200 मीटर की दूरी तय करेगी। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उससे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। जब एक पत्थर को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह पाया गया कि उस पर लगने वाले नीचे की ओर गुरुत्व त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हमें निकालना है कि पत्थर के द्वारा अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उस ऊंचाई तक पत्थर को पहुंचने में कितना समय लगा। इस प्रश्न में दिया गया है प्रारंभिक वेग पत्थर का u और वह है 5 मीटर प्रति सेकंड। साथ ही साथ इस पत्थर का त्वरण यानी a का मान प्रश्न में दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर a का मान हम -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ पर हम माइनस चिन्ह क्यों लें, क्योंकि जब पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पत्थर के गति की दिशा ऊपर की ओर होती है, लेकिन गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है उसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है यानी नीचे की ओर होती है। इस प्रकार हमने क्या पाया कि पत्थर के गति करने की दिशा ऊपर की ओर और उस पर लगने वाले त्वरण की दिशा नीचे की ओर। इसी प्रकार अलग अलग यानी विपरीत दिशा होने के कारण हम a का मान यहाँ पर माइनस लेंगे और a का मान होगा -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि पत्थर अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी। जब पत्थर अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो क्षण भर के लिए पत्थर में विरामावस्था आती है, यानी पत्थर उस क्षण के लिए विराम की अवस्था को प्राप्त करता है, यानी पत्थर का जो अंतिम वेग होगा v वह 0 होगा। यह भी प्रश्न में छिपी हुई रूप से दी गई है। हमें निकालना है कि पत्थर के द्वारा अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई यानी s निकालना है। साथ ही साथ हमें यह भी निकालना है कि इस ऊंचाई तक पहुंचने में पत्थर को कितना समय लगा यानी t भी हमें निकालना है। अब हम सूत्र लगाएंगे v = u + at। v का मान दिया गया है 0, u का मान है 5, a का मान है -10 और t हमें निकालना है कि उस ऊंचाई तक पहुंचने में पत्थर को कितना समय लगा। अब हम t का मान कैसे निकालेंगे? 0 जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 5 जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, प्लस और माइनस को जब आपस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और -10t होगा। इस प्रकार t का मान जो होगा वह होगा 0.5 सेकेंड, यानी उस ऊंचाई तक पत्थर को पहुंचने में 0.5 सेकेंड का वक्त लगेगा। पत्थर के द्वारा अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई इसको निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे s = ut + ½ at²। सभी का मान अपने अपने स्थान पर हम रखेंगे। u का मान है 5, t का मान है 0.5, a का मान है 10 और t का मान है 0.5। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 5 को जब 0.5 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 1/2 गुना -10 गुना 0.5 का जो स्क्वायर है तो इसका मान हो जाएगा 0.25। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 2.5 जैसा है उसको वैसे लिखेंगे, बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे 1.25, क्योंकि 1/2 को जब -10 के साथ गुना करेंगे और उसको फिर 0.25 के साथ गुना करेंगे तो ये 1.25 होगा और इस प्रकार इसका फाइनल जो वैल्यू होगा वो होगा 1.25 मीटर। पत्थर के द्वारा जो अधिकतम दूरी तय की गई उस ऊंचाई तक का जो मान होगा वह होगा 1.25 मीटर।
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों को बारीकी से समझाने का प्रयास किया और उन सभी प्रश्नों का उत्तर जाना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।